तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 196 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग और बाकी जीनियसेस को 52 टैबलेट्स में से एक टैबलेट्स को चुनने का मौका दिया गया था। वहीं पे वो सबके आधे घंटे का टाइम खत्म हो जाता और तभी हमें सारे बंदे को दिखाया जाता है। यहाँ पे एक बंदा ड्रैगन ऑर्डर प्राइमर केओस टैबलेट को चुनता है, वहीं पे एक बंदा विंड शैडो प्राइमर केओस टैबलेट्स को चुनता है और ऐसे ही करके वो ब्लैक रॉक बंदा बाकी साहब से पूछने लगता और अभी के मर्तबा हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग सोचता है कि आखिर सबसे ज्यादा सुटेबल मेरे लिए कौन सा है। लू फेंग अभी अपने पिक्चर में देखता है जहाँ पे अभी उसके पास 9 यूनिवर्सल प्राइमर केओस टैबलेट्स होता है जो कि उसका फेवरेट था, और वहीं पे उसने एक और चीज को देखा था जो कि सैक्रेड हार्ट प्राइमर केओस टैबलेट्स था, और ये भी लू फेंग के लिए बहुत ही अच्छा था। और अभी के मर्तबा लू फेंग को इन्हीं दोनों में से चूज करना था, और अब फिर लू फेंग कहता है कि यहाँ पे मैं 9 यूनिवर्स टैबलेट्स को देख रहा हूँ तो ये मेरे नॉन सन आर्मेड्स प्रोग्रेशन के लिए बहुत ही सुटेबल है, और इसके चेंजेस से ही मैं अपने क्लोज कॉम्बैट टेक्निक्स को आराम से हैंडल कर सकता हूँ। वहीं पे फिर वो सैक्रेड हार्ट टैबलेट की तरफ देखता है। लू फेंग कहता है कि इसकी स्किल्स और ब्लेड वर्क्स मेरे माइंड में आ रही है, इसकी 10,081 स्लैशेस ये मेरे एक्सट्रीम लेवल ऑफ ब्लेड वर्क को बहुत अच्छे से करेगी। और यहाँ पे लू फेंग कंफ्यूज होता है कि आखिर मैं किसको चूज करूं, और यहाँ पे वो तो चाहता था कि वो सबको ट्रेन करे, लेकिन अभी के मर्तबा उसके लिए इन दोनों में से एक को चूज करना था। और अभी हमें दिखाया जाता है कि 9 यूनिवर्स नॉन सन एमएस के लिए सुटेबल होता है, वहीं पे सैक्रेड हार्ट टैबलेट वो उसके ब्लेड वर्क के लिए होता है। अब यहाँ पे लू फेंग की करंट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए वो इन सबको अच्छे से नहीं कर सकता है, और अभी उसको इसी किसी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स में से अपने एक्सट्रीमली प्रोफाउंड एलिमेंट्स को इन्फ्यूज करना है। और सबकी 52 टैबलेट्स बहुत ही ह्यूज पाथवे को फॉलो करती है, जिसे पूरा करने में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। और थियोरेटिकल बात की जाए तो यहाँ पे हर एक टैबलेट अपनी अलग कॉम्प्रिहेंडेड क्लोज कॉम्बैट और लॉन्ग डिस्टेंस कॉम्बैट को देती है, लेकिन तभी लू फेंग का बारी आ जाता है और अभी के दिन में उस ब्लैक रॉक बंदे ने 700 अर्सन को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया होता है। फिर लू फेंग से वो पूछता है कि आखिर तुमने किसको चूज किया है, तो लू फेंग कहता है कि मैं चूज करता हूँ 9 यूनिवर्स प्राइमर केओस टैबलेट को, और अब फिर वो इसको नोट करके फिर आगे बढ़ जाता है। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे सैक्रेड हार्ट टैबलेट और 9 यूनिवर्स टैबलेट्स यहाँ पे लू फेंग के दोनों फेवरेट थे, लेकिन अभी लू फेंग की क्लोज कॉम्बैट बहुत ही फास्ट रेट से इंप्रूव हो रही, क्योंकि उसके पास अभी सेकंड बॉडी मोसा क्लैन की होती है, जिसकी वजह से उसकी क्लोज कॉम्बैट अच्छे से इंप्रूव हो रही थी। और अभी के मर्तबा उसका स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल भी डिस्टेंस लॉन्ग अटैक्स होता है, जिसके मर्तबा वो इन सबको सीखना चाहता था। और अभी लू फेंग का ट्रू वॉरियर बनने का सपना था, जिसमें लू फेंग को अपने स्किल्स और टेक्निक को स्ट्रॉन्ग नहीं करना था, बल्कि उसे खुद को भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना था। और लू फेंग का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था स्ट्रेटनिंग करना। और फिर यहाँ पे हमें सीन चेंज कर वो ब्लैक रॉक बंदे को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसने सारे बंदे का वो आंसर ले लिया होता, और अब फिर वो बंदा उन सबको अपने पीछे आने के लिए कहता है। हमें उन सबको दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग एक एम्प्टी ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं, और वहाँ पे वो ब्लैक रॉक बंदा उन सबके सामने खड़ा होता है, और वहाँ पे वो कहता है कि अभी के मुताबिक मैं यहाँ पे सीक्रेट रूम है जिसमें 52 टैबलेट्स है और 12 ऐसे जिनमें से तुमने चूज किया, और यहाँ पे 40 एम्प्टी है, मतलब कि 52 में से 12 ही सिर्फ सबने चूज किया होता, और यहाँ पे 40 को किसी ने भी चूज नहीं किया होता। यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम सबके नाम बता देता हूँ, और अब फिर यहाँ पे वो सबके नाम बता देता है कि कौन कौन क्या चूज किया है और किसने नहीं चूज हुआ है। यहाँ पे वो सबको कहता है कि तुम सबके लिए एक अलग सीक्रेट रूम अरेंज होगा, जहाँ की तुम सब अपने ट्रेनिंग को करोगे, और यहाँ पे एक 30 मीटर टॉल एंट्रेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग निकल पड़ते, और तभी हमें दिखाया जाता कि 800 बंदे एक बीम ऑफ लाइट बन के वहां पे चले जाते, और वहां पे पीछे सिर्फ 100 यूट्स ही बचे होते, और वहां पे तब तक 129 बंदे होते। और बंदा कहता है कि तुम सबको अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी जिस टैबलेट्स को तुमने चूज किया है वो अभी अंदर सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहे हैं,
और फिर वो कहता है कि वहां पे पहले से ही लोग मौजूद है जिसके कारण तुम सब अंदर नहीं जा सकते हो, उन सबको डिस्टर्ब करना अलाउड नहीं है। जब वो फिनिश कर देंगे तो तुम सब वहां जा सकते हो और अभी लंबा समय तुम सबको वेट करना है, तो 3 दिन के लिए। और फिर यहाँ पे वो बोलकर वहां से निकल पड़ता है और फिर वो कहता है कि जब तुम्हारा टाइम आएगा तो मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा। और मैं लू फेंग, सैवेज रॉन्गजून और बाकी के 139 बंदे को दिखाया जाता जो इस आंसर को सुनकर वही खड़े होते और कहते हैं कि इतना अनलकी, ये 52 क्योस टैबलेट्स में थे सिर्फ 12 ऐसे ही थे जिसको पीपल ने एक्वायर किया था। ये तो बहुत ही कोइंसिडेंस की बात। और यहाँ पे सैवेज रॉन्गजून लू फेंग की तरफ देखता और कहता है कि लू फेंग, हम दोनों सच में ब्रदर्स है। यहाँ पे हम दोनों ने भी टॉप 10 में एक साथ इंटर लिया, वहीं पे हम दोनों ने टॉप 5 में भी बैटल्स किया, हम दोनों ने एक ही टैबलेट्स को चूज किया और यहाँ पे हमारी चॉइसेस एक दूसरे की सिमिलर हैं। तो ये सुनकर लू फेंग उससे पूछता है कि आखिर तुमने किसको चूज किया। तो वो कहता है कि मैंने ह्यूज एक्स टैबलेट को चूज किया है। तो ये सुनकर मांका यूका भी कहता है कि रॉन्गजून, मैंने भी वही सेम चूज किया, ह्यूज एक्स टैबलेट्स। और यहाँ पे वो पूछता है कि क्या लू फेंग, रॉन्गजून, तुम्हें ये पता है कि ये ह्यूज एक्स टैबलेट्स किसके द्वारा पीछे छुड़ा गया था। तो ये सुनकर वो लोग पूछते हैं कि आखिर कौन है। तो यहाँ पे लू फेंग कहता कि ये मत कहना कि ये ह्यूज एक्स डोसो से कनेक्टेड है। तो ये सुनकर वूका कहता कि हाँ, तुमने सही जाना, ये ह्यूज एक्स टैबलेट्स फाउंडर ऑफ वन ऑफ द 5 ग्रेटेस्ट लेवियाटन के द्वारा ही छोड़े गए हैं, द ह्यूज एक्स डोजो। इसका मतलब यही है कि इसके छोड़े गए हुए बंदे के पास बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल पावर था, जिसके मदद से इसको सीखने वाले के पास भी बहुत ज्यादा पावरफुल आ जाएगी। और ये ऐसे बंदे हैं जो कि इस इंटायर यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस से भी परे हैं। तो ये सुनकर लू फेंग और रॉन्गजून एक तरफ की तरफ देखने लगते हैं कि क्या फाउंडर ऑफ ह्यूज एक्स डोजो। और यहाँ पे वो क्या था कि माय गॉड, ये तो 5 ग्रेटेस्ट लेवियाथन में से बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि रैंकिंग की बात करें तो ये नंबर 1 पे आता है। और अब फिर यहाँ पे वो सारी चीजों के बारे में बात करने लगते हैं और बाकी सारी चीजें यहाँ पे होती है उसे मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर हमें सीन चेंज कर टावर ऑफ रेसिडेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग और बाकी 100 ड्यूड्स एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते और अभी के मर्तबा वो वहाँ पे प्राइमर्स केओस सिटी में होते और वो सिटी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और वहां पे मेन थिंग ये था कि इस प्राइमर केओटिक सिटी में प्राइमर यूनिवर्स की जो फ्लो हो रही थी उससे लोग ज्यादा दूर नहीं देख पा रहे थे और यहाँ पे सबको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। फिर तभी एक बंदा वहां पे आ जाता है और कहता है कि यहाँ पे तुम्हें प्राइमर यूनिवर्स में आए हो और यहाँ पे तुम सब एक ट्रू जीनियस हो जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये सुनकर वो सारे बंदे लू फेंग के साथ ही उसकी तरफ देखते हैं और यहाँ पे वो बंदा कहता है कि रीजन जिससे तुम इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो ये यही है। यहाँ पे वो कहता है कि इस प्राइमर केओस सिटी में एनर्जी फ्लो हो रही है और इस एनर्जी को प्राइमर केओस एनर्जी बोलते हैं और ये बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है एलिमेंटल यूनिवर्स से, जो कि एक्चुअल यूनिवर्स से बहुत ही अलग है। और यहाँ पे वो कहता है कि ये प्राइमर केओस एनर्जी एक पेक्यूलियर एनर्जी, अगर तुम इसे अपने रियल यूनिवर्स में ले जाना भी चाहोगे तो दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होकर वहां पे बिखर जाएंगे। और यहाँ पे ये सुनकर लू फेंग और बाकी सब भी रियलाइज कर जाते हैं कि आखिर उन सबको इतना ज्यादा कंफर्टेबल क्यों महसूस हो रहा है। और अब फिर वहां पे वो ओल्ड मैन आके उन सबके पास ऐसी बातें करने लगता है, उन सबको बाकी सारी चीजें बताने लगता है जिन्हें भी मैं स्किप करता हूँ क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब फिर वहां पे वो लोग ऐसी बात कर रहे थे लेकिन तभी वहां पे हमें दिखाया जाता है कि वहां के पावरफुल रिपल्स बनने लगती है, जहां पर उस रिपल्स के कारण ही पूरा लैंड और स्काई हिलने लगता है। और तभी हमें गुस्से दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जहां पे हमें पूरे प्राइमर केओस सिटी में एक फियरसम लाइटनिंग सा बन जाता है और वहां पे टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ली में वो सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स जितने भी अपने बालकनी में रह रहे होते हैं, अपने कॉम्प्रिहेंशन लॉ को सीख रहे होते हैं, उन सारे के भी आइज खुल जाते हैं। और यहाँ पे लू फेंग और उनका ग्रुप जो कि सिर्फ स्टार लेवल का ही बंदा होता है वो उनकी पावर से सप्रेस हो जाते हैं और वो सारे भी शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पे टावर में हो क्या रहा है। हमें थोड़े दूर का ही सीन दिखाया जाता है जहां पे बड़ा सा स्टर्डी बुल जायंट इंस्टेंट कॉपर आर्मर में बंदा बैठा जो कि गॉड जैसा लग रहा, वो वहां पे गुर्रा रहा होता और अभी के दरमियान वहां पे वो लोग लड़ रहा होता है। और यहाँ पे लू फेंग के साथ और भी जितने भी जीनियसेस होते हैं वो सारे इसे देखकर शॉक हो जाते हैं और हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि आखिर वो इतने प्राइमर केओस सिटी में हिम्मत कैसे कर सकते हैं बैटल करने के लिए, आखिर वेज क्या वो इतना स्टूपिड हो चुका है। और हमें बताया जाता है इस वेज के बारे में और वो कहता है कि वेज तुम तो अभी प्राइमर केओस सिटी में कुछ ही दिनों पहले आए थे और तुमने एक मूव किया है लेबो की तरफ से और अभी यहाँ पे कहता क्या तुम अपनी मौत को देख रहे हो। और अब फिर
हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे बिल्डिंग्स के बालकनी पर से कई सारे यूनिवर्स, यहाँ तक कि अनडाइंग बेइंग भी बंदे भी अपने आंखों को खोलकर उन सब की फाइट को देखने लगते हैं। और अभी के मर्तबा वो बहुत ही जोर से दहाड़ता है और उसकी रेज चारों तरफ फैल उठती है। हमें वहां पे स्पेस को दिखाया जाता है जहां पर स्पेस भी क्रम्बल हो जाता है, केओस एनर्जी रिपल हो जाती है। फिर हमें टावर ओनर रेसिडेंस को दिखाया जाता है जहां पर लू फेंग और उसके बाकी जितने भी जीनियसेस होते वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक चीटी जियांट एंशिएंट गॉड के सामने खड़ा है। और यहाँ पे लू फेंग भी देखकर क्या था कि ये दोनों तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ये दोनों एक्चुअली एक अनडाइंग बेइंग है। और यहाँ पे लू फेंग भी देखकर शॉक हो जाता है कि एक अनडाइंग बेइंग इतने ज्यादा पावरफुल थे। अब यहाँ पे लू फेंग ने तो कई सारे अनडाइंग बेइंग से मिला था जो कि वर्चुअल यूनिवर्स में थे, लेकिन वो अपनी ऑरा को रियल में नहीं इमिट करते थे और उन्होंने अपने ऑरा को कंट्रोल भी किए हुए था जिसके कारण उससे उतने पावर का महसूस नहीं था। लेकिन अभी के दरमियान जो लू फेंग देख रहा था वहाँ एक अनडाइंग बेइंग पूरे गुस्से में अपने पूरे रेज को निकाल रहा था और उसकी वे भी इतनी थी कि पूरे स्पेस को क्रम्बल करके पूरी हिला सकती है। और यहाँ पे लू फेंग क्या था कि इसकी स्ट्रेंथ अकेली है कि पूरे स्पेस को ब्रेक कर सके। और यहाँ पे उसकी लाइटनिंग दिखाई जाती है जो कि स्नेक की तरह हवा में फैल रही होती है और लाइटनिंग पूरे 10 मिलियन ली में घूम रही होती है। अब वहां पे दोनों बंदे लड़ ही रहे होते लेकिन तभी वहां का पूरा प्राइमर केओस सिटी पूरे रेज में भल जाता है और वहां का लैंड और स्काई पूरा कंप्लीटली डार्क हो जाता है। और यहाँ पे लू फेंग शॉक हो जाता है और वो देखता है कि वहां का स्पेस क्रम्बल होने लगता है और उसमें से बहुत सारी ओरिजिन लॉ एनर्जी निकलने लगती है। और अभी के मर्तबा वो सारे बिल्कुल चुप हो जाते और यहाँ पे हमें उन दोनों एब्सोल्यूट वॉरियर्स को भी दिखाया जाता है जो इसे देखकर वो सब भी चुप हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि आसमान से एक बड़ा सा जायंट हैंड निकलता है जो कि एक माउंटेन के साइज जैसा होता है और उसमें से जो केओस एनर्जी निकलती है वो ऐसा लग रहा था जैसे कि हेवन से निकल रही है। और यहाँ पे वो बंदे जो कि अनडाइंग बेइंग होते हैं वो भी इसे देखकर शॉक और डर में चले जाते हैं। और अभी के मर्तबा वेज और लेबो उन दोनों की प्रेटी हाई रेपुटेशन होती है इस 1008 यूनिवर्स कंट्री में, यहाँ पे उन पावरफुल अनडाइंग बेइंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे उन सबको ये नहीं पता था। फिर वो हैंड आता है उन सबको पाउडर की तरफ मसल देता है और अभी के मर्तबा वो दोनों कुछ भी नहीं बचते, डस्ट भी नहीं बचते। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे उन सब खत्म हो जाते लेकिन थोड़ी दूर बाद ही वो फिर से अपने फॉर्मिंग शेप में आ जाते और वहाँ पे एक बुल जायंट होता है, वहीं पे एक स्किनी मैन होता है और उन दोनों के चेहरे भी पीले पड़ चुके होते हैं। और यहाँ पे वो स्किनी मैन चिल्लाते हुए क्या था, सिटी लीडर ये वो है जिसने मुझे मारने की हिम्मत की है। लेकिन तभी दूसरा बंदा क्या था कि ये वेज है जिसने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं इनोसेंट हूँ। तो ये देखकर वो बुलमैन क्या था कि मैं अब बहुत नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हें मार नहीं पाया। लेकिन तभी वो स्किनी मैन हंसते हुए क्या था कि स्टूपिड। और हमें दिखाया जाता है कि ये सुनकर वो बुलमैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन अभी के मर्तबा वहां पे सिटी लीडर आ चुके होते हैं जिसकी केओस एनर्जी इतना ज्यादा होती है कि वहां पे वो अनडाइंग बेइंग बेयरली सर्वाइव कर पा रहे थे और सब में कोई भी एबिलिटी नहीं बची थी कि वो फाइट बैक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लेवल ऑफ अटैक हुई थी वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। और फिर हमें थर्ड इन्फोर्समेंट को दिखाया जाता है जहां पे वो कहते हैं कि इन दोनों वेज और लेबो को इन दोनों को प्राइमर यूनिवर्स से किक आउट कर दो और वेज को 9th स्टारफील्ड जेल में भेज दो, वहीं पे लेबो को 2nd स्टारफील्ड जेल में भेज दो। और वहां पे एक धीमी सी आवाज आती है जो कि पूरे के पूरे इंटायर प्राइमर यूनिवर्स में गूंज रही होती है। और यहाँ पे वो साउंड आने के बाद वो चली जाती है और तभी हमें 5 ब्लड कलर लाइट को दिखाया जाता है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट की टीम होती है जिसपे कि 2 अनडाइंग बेइंग बहुत ही सफर किए होते हैं उस हेवी ब्लो से जिसके कारण वो लड़ भी नहीं सकते, उनके पास रेसिस्टेंस भी नहीं था। रवि के मर्तबा वो टीम आती है और उन सबको अपने ब्लड रेड शिप में बैठा कर ले जाती है। और यहाँ पे हमें ब्लड रेड यूनिवर्स शिप में दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब ऐसे लड़ते झगड़ते बातों में ही, क्योंकि यहाँ पे वो लोग नेचुरली फाइट करते तो वहीं पे मार दिए जाते। और यहाँ पे मैं इसको भी स्किप करता हूँ। रफी हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि ये इतनी जल्दी हुआ था कि ये यूथ बहुत ज्यादा स्टन हो चुके थे, यहाँ तक कि ये प्राइमर केओस सिटी 10,000 वॉरियर्स से भरे हुए थे लेकिन वो सब भी बहुत ज्यादा काम थे। और अभी के मर्तबा जो यहाँ पे हुआ वो शायद फिर से भुलाकर फिर से अपने ट्रेनिंग में लग गए क्योंकि यहाँ का हर एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे कंडाइंग बेइंग का एंटर करना ही एक शॉकिंगली इनक्रेडिबल था। अब यहाँ पे हमें बाकी सारे बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कहता है कि यहाँ पे वो लोग डस्ट बन चुके थे लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर चुके हैं। तो एक बंदा कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि उनके सोल भी मर चुके होंगे, मरने से भी ज्यादा बुरा होगा। तो ये सुनकर एक और बंदा कहता है कि तुम जानते ही क्या हो, वो अनडाइंग
अनडाइन बेंग ऑलरेडी इमॉर्टल बॉडी लेवल तक पहुंच चुके थे। उनकी एवरी सेल इन्फ्यूज हो गई थी, उनकी मेंटल मेमोरीज थे, यहाँ तक कि उनके सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यहाँ तक कि वो राख भी क्यों न बन जाए, वो फिर से अपने एक ही सेल से फिर से रिग्रो कर सकते हैं। तो ये सुनकर एक बंदा कहता कि ये इमॉर्टल बॉडी आखिर ये क्या है। तो वो बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे अनडाइन बेंग में से कुछ ही ऐसे बंदे हैं जो कि इमॉर्टल बॉडी के लेवल में आ सकते हैं। यहाँ पे इस इमॉर्टल बॉडी के कहने का मतलब यह है कि उन्हें मार भी दिया जाए फिर भी वो फिर से रिग्रो हो जाएंगे। और अभी के मर्तबा यहाँ पे हमें एक सिटी लीडर को दिखाया जाता है कि उन्होंने एक ही मूव में उन सबको हरा दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूरे स्ट्रेंथ को भी नहीं दिखाया था और उन्होंने आते ही अपने जैसे ही वहां पे आया पूरा स्पेस स्प्लिट ऑरिजिन लॉ वहां पे रुक गया था। और यहाँ पे सारे जीनियसेस इसी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और यहाँ पे लू फेंग और उसका ग्रुप भी पूरी तरह से शॉक हुआ होता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। और यहाँ पे वो सिटी लीडर के बारे में सोचते कि आखिर वो इतने ज्यादा पावरफुल है, आखिर वो कितने होंगे पावरफुल कि उन्होंने अपने इंटायर स्पेस को ही कंट्रोल कर लिया था सिर्फ सिटी में रह के ही, आखिर वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। और यहाँ पे बताता वही बाकी सारी पुरानी चीजें बताती अपने यूनिमो प्लांट के मास्टर के बारे में। तो इसका भी मैं स्किप करता हूँ और अब फिर हमें शिनचैन के ब्लैक रॉक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है वीटी, लू फेंग और बाकी 12 लोग मुझे फॉलो करे, तुम सबको 9 यूनिवर्सल प्राइमर के उस टैबलेट रूम में जाने का टाइम आ चुका है। और अब फिर यहाँ पे वो उसको फॉलो करने लगते हैं और अब फिर हमें उस ब्लैक रॉक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लू फेंग और बाकी 12 बंदे को उन सबके एक पाथवे की तरफ ले जाता है जो कि 60 मीटर चौड़ा 120 मीटर चौड़ा होता है और उसके साइड वे पाथ में ब्रॉन्ज डोर्स लगे हुए होते हैं जहाँ की एक डोर ही 160 मीटर लंबी वहीं पे 120 मीटर चौड़ी होती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मोजू, ह्यूज एक्स ड्रैगन ऐसे ही करके बहुत सारे वहां पे डोर होते हैं। और अभी हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि हर एक डोर पे खड़े होते हैं और वहां पे टोटल 52 डोर्स होती है और वहाँ पे हर एक डोर 52 प्राइमरी केओस टैबलेट्स का रूम होता है। और हमें वहाँ पे ब्लैक रॉक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक 9 यूनिवर्स टैबलेट ट्रेनिंग रूम में ले जाता है और वहाँ पे लू फेंग देखता है कि उसके सामने एक ह्यूज ब्रॉन्ज डोर होता है और हमें उस ब्रॉन्ज डोर को दिखाया जाता है जिसपे कि 100 मिलियन ईयर्स का होता है। वहाँ पे 2 यूनिवर्सल लैंग्वेज में वहाँ पे लिखा होता है और वहाँ पे 9 डोर्स होते हैं जो कि 120 मीटर लंबे होते हैं। और तभी वहाँ उस डोर के सामने एक ओल्ड मैन खड़ा होता है जिसके 3 आंख होते हैं। और यहाँ पे हमें उस ब्लैक रॉक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है लॉर्ड कंडेली और यहाँ पे वो उसके सामने बो करता है। फिर ये देखकर लॉर्ड कंडेली कहते हैं कि क्या ये नया ग्रुप पे पंखा जो कि इस वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा लाई गई है। तो वो बंदा कहता है कि हाँ और यहाँ पे वो उस लॉर्ड कंडेली से सबको मिलवाता है और कहता है कि ये लॉर्ड कंडेली है, ये गार्डियन है प्राइमर केओस टैबलेट ट्रेनिंग रूम की और यहाँ पे 52 टैबलेट डोर से और इन सारे रूम को लॉर्ड कंडेली के क्रोन ही इन सबको देखभाल करते हैं और ये इस 52 डोर्स को मिलियंस ऑफ ईरास तक प्रोटेक्ट करते आए हैं। और ये हमारी सिटी के बहुत ही रिस्पेक्टेड वॉरियर हैं इस प्राइमर केओस सिटी के। अब ये देखकर वो सारे यूथ शॉक हो जाते हैं कि ये ऑर्डिनरी किंग लुकिंग 3 आइड ओल्ड मैन इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और अभी के मर्तबा यहाँ पे 52 डोर से और यहाँ पर एक ही बंदा इन 52 डोर्स को गार्ड कर रहा है। और यहाँ पे ट्रेजर्स की बात करें तो ये 3 ट्रेजर्स ऑफ प्राइमर केओस सिटी में आता है और ये 52 टैबलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंस में आता है। लेकिन एक ही बंदा इन सारे 52 जगह को देख रहा है, आखिर ये कितने ज्यादा पावरफुल होंगे वो भी इस मिलियंस ईरास में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक ईरा में 10,081 साल होते हैं। और अब फिर बबाता फिर से यहाँ पे भाषण झाड़ती जिसको फिर से मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे वो सारी बात करने के बाद एक बंदा अंदर से शाउट करते आता है लॉर्ड कंडेली, लॉर्ड कंडेली। और यहाँ पे वो बंदा उससे कहता है कि लॉर्ड कंडेली मेरा टाइमिंग खत्म हो गया, क्या मैं और भी ज्यादा 7 दिन तक वेट करके वहाँ पे अपने आप को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो ये सुनकर वो बंदा बोलता है कि क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो कहता है कि हाँ मैंने सक्सेसफुली 6th लेवल को पास कर दिया लेकिन मुझे 7 दिन और चाहिए ताकि मैं इसको अच्छे से कर सको। लेकिन ये सुनकर कहते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, तुम्हें और 7 दिन नहीं मिलेंगे। यहाँ के मर्तबा यहाँ पे एक रूल है कि उन सबको और भी 7 दिन चाहिए तो उन सबको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है। उन सबके पास एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तभी उन सबको एक और चांस मिलेगा। लेकिन आखिर कौन ही ऐसा करना चाहेगा। और अब फिर वो सारी बात होती है और अब फिर हमें 5 से 6 मिनट बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ का पूरा ब्रॉन्ज डोर वहां से ओपन होता है और वहां से केओस एनर्जी बाहर निकलती है और वहां पे
कुछ भी ध्यान से देखने से नहीं पहचान पा रहा था और अब फिर वहां पे सबको बुलाता है और हमें दिखाया जाता है कि कई सारे ह्यूमंस लेट हाउस वहां से बाहर निकलते हैं जो कि केओस एनर्जी में फ्लो कर रहे होते हैं और अभी के मर्तबा वहां पे 6 बंदे होते हैं, वो सारे आके उसके सामने झुक जाते हैं। वो सब के निकलने के बाद कंडेली उन सब से कहता है कि तुम 13 लोग तुम सब अभी इंटर कर सकते हो, लेकिन 7 दिन के बाद ये डोर फिर से खुलेगा और तुम सबको बहुत ही जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो ये सुनकर वो सारे ग्रुप जिसमें लू फेंग भी होता है वो उसकी बात मान जाते हैं और फिर कंडेली उन सबको अंदर जाने के लिए बोल देते और अब फिर हमें उन पूरे ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि अंदर चला जाता है और सारे लोग एंटीसेप्शन और नर्वसनेस से भरे होते हैं और हमें ट्रेनिंग रूम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है और पूरा रूम केओस एनर्जी से भरा हुआ होता है। लू फेंग चारों तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारे केओस एनर्जी एक ह्यूज स्टोन टेबलेट से घिरा होता है। यहाँ पे लू फेंग उन सबको देखकर एंटीसेप्शन और नर्वसनेस दोनों में चला जाता है और कहता है कि क्या ये 9 यूनिवर्स टैबलेट से और यहाँ पे वहाँ के 11 यूट्स भी होते हैं जो कि वैसे ही होते हैं। और फिर लू फेंग वहाँ पे कई सारी चीजें देखता है जहाँ पे एक 100 मीटर टॉल 100 मीटर वाइड प्राइमर केओस टैबलेट्स होता है, उसमें 9 पिक्चर्स होती हैं और साइड्स में टैबलेट्स में यूनिवर्सल लैंग्वेज में 9 यूनिवर्स लिखी हुई होती है और हर एक पिक्चर सेम होती है वॉल के जैसे ही। और वहाँ पे उन सब से फीलिंग भी बहुत ज्यादा अजीब आ रही थी और अभी के मर्तबा उन 9 पिक्चर्स में वो बहुत ही अजीब होते हैं। और फिर हमें फर्स्ट पिक्चर्स को दिखाया जाता है जिसमें कि डीजल ऑफ रैन होता है, उसमें 9 ड्रॉप्स होती है। वहीं पे सेकंड पिक्चर में कंटिन्यूअस रैन होती है, वहाँ पे केयरफुली एग्जामिनेशन करने के बाद 36 रेन ड्रॉप्स होती है। वहीं पे थर्ड पिक्चर्स में डाउन प्योर होता है और वहाँ पे टोटल 108 रेन ड्रॉप्स होता है। फोर्थ डायग्राम में जो कि एक स्टार डायग्राम होता है, उस प्लैनेट में एक 4 मून सराउंड कर रही होती। वहीं पे फिफ्थ डायग्राम में वहाँ पे पूरा का पूरा गैलेक्सी था, उसमें 12 प्लैनेट्स था, उसमें बहुत सारे ह्यूज अमाउंट्स में मून्स भी मौजूद थे। और अब फिर सिक्स्थ में एक गैलेक्सी था जिसमें कि काउंटलेस प्लैनेट्स थे इस पूरे गैलेक्सी में और लू फेंग भी उसको देख रहा था और यहाँ पे बवाता भी उन सबको काउंट कर रही थी, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा थी। और अब फिर यहाँ पे 7 पिक्चर को दिखाया जाता जो कि एक पेक्यूलियर बीस्ट की तरह था, 8 भी पेक्यूलियर बीस्ट की तरह था। वहीं पे 9 ऐसा था जिसमें काउंटलेस पेक्यूलियर बीस्ट था जिसे कि गिनना ही नामुमकिन था। और अब फिर ऐसा कहा जाए कि ये 1 से 6 पिक्चर तो ये लू फेंग के लिए भी बहुत ज्यादा था कि वो इस सब को पढ़कर अपने ओरिजिन लॉ को सीख सकता था। अभी के मर्तबा यहाँ का फाइनल सेट पिक्चर 7 से 9 में था और ये बहुत ही रेयर था एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। और फिर लू फेंग वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट को देखता है जिसको देखकर वो इन सारे ओरिजिन लॉ को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने लगता है। और फिर लू फेंग वहाँ पर बैठ के अपने 9 यूनिवर्स टैबलेट्स तो सारे पिक्चर्स के बारे में ध्यान लगाने लगता है। और अभी के मर्तबा लू फेंग के पास 3 बॉडीज होती है जिसके कारण उसकी प्रोग्रेशन बाकी सबसे फास्ट होने वाली थी। और यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बेस्ट अपने अंदर में इंटरनल कोर में होता है, वहीं पे मोसा क्लैन अपने लाइफ क्रिस्टल में होता है और ये तीनों एक ही कॉन्शियसनेस से लिंक होते हैं। और यहाँ पे जब लू फेंग ने उन सारे इंटरनल स्पेस जहाँ पे रेन ड्रॉप्स होते हैं उन सबको देखा होता है तो इन सभी में एक ही जैसा बदलाव होता है। और यहाँ पे हमें गोल्डन हॉर्न बेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे जब वो उन 9 ड्रॉप्स को देखता है तो उसकी शार्प क्लाउड्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और यहाँ पे वो गोल्डन हॉर्न्स शूटिंग आउट हो जाता है। और फिर हमें मोसा क्लैन को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक क्लॉड लू फेंग में होता है, उसके पास एक विल्डिंग सील और इटर्नल लाइफ कोर मौजूद होती है। और जब उसने भी 9 ड्रॉप्स को फेल किया होता है उसकी ब्लेड वर्क इन्फ्यूज हो जाती है स्पेस लॉ की। और अभी के मर्तबा मोसा क्लैन की अपनी फेवरेट भी होती है स्पेस इटसेल्फ, जिसके कारण मोसा क्लैन ऑटोमेटिकली अपने ब्लेड वर्क को रिलीज करने लगती है। और अभी के मर्तबा लू फेंग अपने 9 यूनिवर्स टैबलेट्स के 9 ड्रॉप्स की तरफ देखने लगता है और फिर लू फेंग उन सबको समझने लगता है इन सारे 9 ड्रॉप्स के बारे में और वो फिर अपने 9 गोल्डन बेस को कंटिन्यूअसली फॉर्म करता है जिसकी मदद से उसको अपने स्ट्रॉन्ग वेव्स को महसूस करने लगता है। और अभी वो तीनों अलग अलग प्रजाति से थे इसलिए उन तीनों को अलग अलग चीजें महसूस हो रही थी, लेकिन उन सब का एक ही डेस्टिनेशन था कि उन सबको स्ट्रॉन्ग करना था। और अभी के मर्तबा लू फेंग वहां से अपनी प्रैक्टिस करने लगता है और फिर लू फेंग ऐसे ही करते करते 1 से 2 दिन 3 से 4 दिन ऐसे ही करते करते 7 दिन तक स्टडी करने लगता है। लेकिन तभी वहां पे वो 13 पीपल पूरी तरह से उसी में इमर्स होते हैं, यहाँ तक कि उन सबको टाइम का पता ही नहीं चलता कि ये टाइम कब बीत गया। लेकिन तभी रंबल वहाँ का ह्यूज
डोर ओपन होता है और यहाँ पे ये ओपन होने के बाद भी वो 13 अवोक नहीं हुए हो, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि बाहर आओ, और यहाँ पे उसकी आवाज सबके माइंड्स में आती है, जिससे सुनकर वो सारे जग जाते हैं और यहाँ पे वो सब बाहर निकल आते हैं। और यहाँ पे हमें उन 13 बंदे को दिखाया जाता है जो आकर बाहर कहते कि क्या टाइम खत्म हो गया है। यहाँ पे वो बंदा कहता है हाँ। तो ये देखकर लू फेंग को समझ आता है कि पिछला वाला बंदा आखिर ऐसा क्यों करा था कि उसे 7 दिन का और समय चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लू फेंग का सफर कैसे जाने वाला है और लू फेंग आगे जाके कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।